अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामिल का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ बख्त। वो रात गर्म और हफ्ज़दा थी। हारून शाहिद सुल्तान मंजिल से आकर सीधा अपने कमरे में गया था और अभी तक बाहर नहीं आया था। 9 बजने वाले थे जब नवाल उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुई। वो गालबन फ्रेश हो रहा था। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला तो घुटनों से ज़रा नीचे तक आते बाथरोब में मलबूस था। माँ को देखकर शर्मिंदा सा वापस ड्रेसिंग में घुस गया। अब बाहर आया तो भूरी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। बाल अभी भी गीले थे, आंखें सुर्ख थीं। आज फिर सारा दिन उस खुदगर्ज लड़की की वजह से ख्वाह रहे हो ना? सुना है मंगनी करवा ली। हम लोगों को बताना तो दूर, भिनक तक न पड़ने दी। वाह, जबरदस्त। वो सख्त गुस्से में थी। मामा, ये सब बहुत अचानक हुआ, वरना फुप्पो जान आपको जरूर बुलाती। वो अपने बाल बनाते हुए कह रहा था। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं तुम्हारी फुप्पो जान को। और तुम किस खुशी में बिन बुलाए बाराती बनकर खड़े हो गए थे वहां? मुझे वहां रहने का कोई शौक नहीं था। ये बस एक इत्तेफाक था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वहां उसकी रस्म होगी, वरना मैं वहां कभी न रुकता। वो वाकई ना रुकता। हारून मेरे बेटे, क्यों कर रहे हो ये सब? खुद को क्यों अजियत देते हो? तुम नहीं भूल सकोगे उसको। सारी जिंदगी इसी अजियत में रहोगे कि उसको अपना क्यों नहीं लिया। जरा सी जोर जबरदस्ती से अगर वो तुम्हारी बन सकती है तो इसमें क्या कबाहत है? वैसे भी शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। उसे खामोशी से सारी बात सुनी थी और फिर उनके पास बेड पे आकर बैठ गया था। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? उसको अगवा कर लूं? वो तहम्मुल से पूछ रहा था। जबरदस्ती निकाह कर लूं, बल्कि गन पॉइंट पे निकाह करता हूँ। लेकिन ये तरीका काम नहीं करेगा मामा, क्योंकि वो मर जाएगी लेकिन कबूल है नहीं बोलेगी। फिर क्या करूं? उसने सोचने की अदाकारी की थी। महराज अंकल के ऊपर गन रख लूंगा, या फिर हसन। अगर वो भी नहीं तो फुप्पो जान, वो तो है ना। या फिर पापा, वो भी तो उसके मामू हैं। हारून, बकवास मत करो। मामा, वो मर जाएगी लेकिन ऐसी शादी कबूल नहीं करेगी। मैं चाहे उसको अगवा करूं, जबरदस्ती करूं या कुछ और, वो सारी जिंदगी मुझसे नफरत करेगी। माफी तो दूर, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। वो आज की लड़की है मामा। वो अपनी इज्जत नफ्स को मोहब्बत पे तरजीह देगी। वो हाले है। वो इज्जत की मौत पसंद करेगी, जिल्लत की जिंदगी नहीं। मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट में नहीं गुजार सकता कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसे जबरदस्ती की। मैं उसको मोहब्बत ही नहीं मानता। और उसको घर से उठा लेना, ज़बरदस्ती निकाह, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना, उसको सारे जहाँ में रुसवा करना, उसकी अपनी नज़रों में उसकी कोई इज़्ज़त ना रहने देना, अगर यही मोहब्बत है तो मैं नहीं करता मोहब्बत। मैं दस्तबरदारी देता हूँ मोहब्बत से। वो हाल सुल्तान है मामा। वो ज़बरदस्ती का दिया हुआ जोड़ा नहीं पहनती। शादी तो फिर दूर की बात है। मैं सारी ज़िंदगी इस दुख के साथ रह सकता हूँ कि वो मुझे ना मिल सकी, लेकिन ये अजियत कि वो मुझसे नफरत करे, ये मैं नहीं झेल पाऊंगा। हजारों लोग हैं इस दुनिया में जिनको उनकी मोहब्बत नहीं मिली, एक मैं भी सही। लेकिन जिल्लत में मिली तवज्जो, भीख में मिली मोहब्बत, ये मैं नहीं ले सकता। वो मुझे नहीं मिली। ये दुख रोज मुझे अंदर से खा रहा है, लेकिन मैं खुद को बेतौकीर नहीं करूंगा। उसका नाम सफ़ीर के साथ सुनकर मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह पे तेजाब फेंक दिया हो। लेकिन उसको खुश देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, चाहे वो सफ़ीर हो या कोई और। एक बात और, अगर मैं उसकी खुशी नहीं चाहता तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उससे मोहब्बत के दावे करूं। मोहब्बत छीनने का नाम नहीं है, ये तो कुछ देने का नाम है। मैंने खुद को उस पे वार दिया है मामा। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। आप प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ा नहीं सकती तो मेरी मोहब्बत की तस्लील भी ना किया करें। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ हैं। अगर आज तक उसको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई तो आगे जाकर भी नहीं होगी। वह नरमी से कहकर उठ गया था। तुम क्यों हो ऐसे? वो नम आंखों से बोली थी। पापा पे गया हूँ ना, इसलिए। वैसे आपने कि पापा को अगवा करके तुमसे शादी नहीं की थी? दफा हो जब बदतमीज। वो रोते रोते हंस पड़ी थी। वो भी उनको देखकर मुस्कुराया था। ये एक छोटे से ढाबे का मंजर था। कुछ लोग खुशगपियों में मसरूफ थे तो कुछ खाना खा रहे थे।
हर तरफ लकड़ी की 4 कुर्सियों के दरमियान एक बड़ी सी गोल मेज हायल थी। जिनकी फैमिली ज्यादा होती वो 2 मेज़ों को साथ जोड़ देते और कुर्सियां लगाकर बैठ जाते। लेकिन यहाँ एक ऐसी मेज भी थी जहाँ सिर्फ 2 लोग ही बैठे थे। एक स्याह दुपट्टे वाली नफीसा हयात और उनके सामने उनके कजन और दूध शरीक भाई रहमान। वो दोनों खाना नहीं खा रहे थे। उनके पास खाने से ज्यादा बड़े मसाइल थे। खुदा की कसम फीसे, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तू मुझ पे यकीन कर, तेरा भाई जहर खा लेगा लेकिन किसी का खून नहीं बेचेगा। वो दरमियानी उम्र के थे। नकुश काफी हद तक नफीसा से मिलते थे, खास तौर पर आंखें। मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं पता। आप इस मामले से लाइल है भाई। वो थकी थकी सी थी। यकीन कर नफीसा, जब से मुझे ये सब कुछ पता चला है ना, जी नहीं चाहता कि उसकी शक्ल भी देखूं। मैं उसको तलाक ही दे देता, लेकिन क्या करूं, वो मेरे बच्चों की माँ है। बच्चे रुल जाएंगे। हया ना आई पे हया को। जिस दुकान से घर चलता है वो तूने डाल कर दी। जिस घर में रहते हैं वो तूने दिया। अरे बच्चों की फीस तक तू भरती रही। और वो, उसकी आंखों में शर्म मर गई थी। अम्मा कहती थी ये कम नस्ली है, इसको ब्याह कर मत ला, ये अपनी नस्ल दिखा देगी। लेकिन नहीं, मुझ पे तो भूत सवार था मोहब्बत का। वो तो जैसे बेबस थे, उनको खुद पे गुस्सा था। छोड़ो भाई, कुछ और बात करो। मैं उसकी बुराई नहीं सुन सकती। एक वक्त में वो मेरी दोस्त रही है। उनका लहजा सादा सा था। अच्छा ये तो बता, तुझे ये सब पता कैसे लगा? जब मैं अमेरिका से आई उसके अगले दिन ही मुझे जरी की हकीकत पता चल गई थी, क्योंकि जो कुछ हुआ वो किसी घर वाले के मुलविस हुए बगैर मुमकिन नहीं है। कोई इतना दलेर नहीं था कि नफीसा के घर में घुसकर उसके बेटे को ड्रग्स दे। मैं बेकरी जा रही हूँ, ये बात बस जरी को बताई थी। और नहीं, उस रोज उन्होंने मेरा ताक़ुब नहीं किया था। वो सब जरी की इन्फॉर्मेशन थी। खैर, कड़ियाँ मिलती गईं और जो सूरत सामने आई वो आपकी बीवी थी। फिर तूने इतना इंतजार क्यों किया? उसी दिन क्यों सबको कुछ नहीं बता दिया हमें? एक चीज जो मुझे शक में डाल रही थी कि जरी क्यों चाहती थी मैं अमेरिका जाऊं। बस ये मामला मुझसे हल नहीं हो रहा था। और आखिरकार मैंने ये भी जान लिया। उनके होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट थी। जरी जानती थी कि वो मेरे सामने रकम खर्च नहीं कर सकती। वो मेरी नज़रों में आ जाएगी, मैं उसके लफ्ज़ पकड़ लूंगी, उसकी चालें पलट दूंगी। तभी वो चाहती थी कि मैं चली जाऊं। पता है भाई, वो कहती है उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसने मेरा कितना नुकसान किया है। उनकी आंखों में किरचियां से भरने लगी थीं। वो मेज पे आगे को हुए सरगोशी नुमा आवाज में कह रही थी, उसकी वजह से मेरी एतबार करने की हिस्स ही मर गई है। मुझे लोगों से खौफ आने लगा है। मैं काफ़ी अरसे तक कोई दोस्त नहीं बना पाऊंगी, बल्कि शायद सारी ज़िंदगी मैं दोस्तों के बगैर रहूंगी। मैं किसी से राज नहीं कह सकूंगी। और अगर कहूंगी तो सारी सारी रात और दिन इस खौफ में रहूंगी कि कहीं वो मेरा राज ना फाश कर दे, कहीं वो भी मुझे धोखा न दे दे। वो बहुत डिस्टर्ब डिस्टर्ब सी थी। मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। अगर सारी दुनिया आपके साथ धोखा करे, दगा दे, आपकी पीठ में खंजर घोंपे, यहाँ तक कि आपकी फैमिली, आपका खानदान भी, अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाए या आपका महबूब आपसे बेवफाई करे, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, तो आपके पास एक ऐसा शख्स होता है जिसको आप सब बता सकते हैं, जिससे बिला झिझक सब कह सकें। और वो होता है आपका दोस्त। मैं आप सोच रही हूँ, आपका दोस्त ही आपसे दगा करे, आपको धोखा दे, तो आप किससे जाकर कहेंगे? भाई आप बताएं, मैं किसके पास जाऊं? उनकी आंखों का कर्ब रहमान को अपना दिल कटता महसूस हुआ था। फीसे तू गम न कर, अल्लाह है ना, वो तेरे मुजरिमों को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तू अल्लाह की बड़ी लाडली है। उसका तुझ पे खास करम है। तूने उसका गुलाम पढ़ा और पढ़ाया है। तुझे पता है, अल्लाह को तुझसे इतनी मोहब्बत है कि जो कोई भी तुझे धोखा देता है या देने लगता है, वो उसका चेहरा तेरे सामने ले आता है। वो तुझे कभी मुकम्मल धोखा खाने नहीं देता। वो तेरे ऊपर लोगों की हकीकतें बड़ी जल्दी खोल देता है। और जिसने तेरे साथ बुरा किया होता है, उसके साथ तो वो होता है कि खुदा की पनाह। तुझे याद है जब तूने वकालत का पर्चा दिया था? वो जैसे याद करके बता रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। तब उस हॉल की सुपरिटेंडेंट ने तुझसे आधे में पर्चा छीन लिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था तूने उसको अपनी खानदान की किसी लड़की को नकल करवाते देख लिया था। इससे पहले कि तू उसके खिलाफ कुछ करती, उसने बात ही पलट दी। लेकिन फिर जब नतीजा निकला तो तू पास हो गई थी। तेरा तो आधा पर्चा हुआ था। लेकिन उस सुपरिटेंडेंट की लड़की पूरा पर्चा देकर भी फेल हो गई। और फिर अगले कई साल जब भी उसने पर्चा दिया, फेल ही हुई। वो कभी पास नहीं हो सकी। फीसे तेरे साथ ना इंसाफी उनको महंगी पड़ गई। नफीसा यकटक उनको बोलते हुए सुन रही थी। उनकी आंखों में किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था।
और वो फुरकान, वो तुम्हारा बचपन का मंगेतर याद है? उसने भरे मोहल्ले में ये इल्ज़ाम लगाया था कि तू वकालत पढ़ने नहीं बल्कि आवारा गर्दियाँ करने बाहर जाती है। और कई बार तो उसने खुद तुझे लड़कों के साथ होटलों में देखा है। याद कर, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था। उसकी बहन की शादी ऐन निकाह के वक्त टूट गई। उसका बाप उसी रात सदमे से मर गया, माँ पागल हो गई और उसकी होने वाली बीवी अपने माययों की रात भाग गई। वो आज तक कमा रहा है, किसी ने उसको अपनी लड़की नहीं दी। उसने तेरी किरदार कशी की, अल्लाह ने उसको कहीं का नहीं रहने दिया। तेरी नंद, उसने तुझे धक्का देकर तेरा पहला बच्चा मार दिया और उसके बाद तुझे कभी औलाद ना हुई। उसके साथ क्या हुआ याद है ना? उसके 5 के 5 बच्चे एक ही साल में उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गए और शौहर हादसे में मर गया। वो दीवानों की तरह गली-गली रोती फिरती थी। उसको देखकर कलेजा मुँह को आता था। मेरे पास ऐसे हज़ार किस्से हैं, मैं क्या-क्या याद दिलाऊँ? मुझे बहुत डर लगता है फीसे। एकदम उनकी आंखें नम हुई थीं, उनका लहजा काँपा था। डर लगता है मुझे ज़री के अंजाम से। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। देख, तू उसको माफ़ न कर, बेशक, लेकिन उसके लिए दुआ करना। उसका किया मेरी औलाद पे ना आ जाए। मुझे मेरी औलाद बड़ी प्यारी है, इसके लिए दुआ करना। वो कमबख्त हासिद हो गई है, उसका पेट नहीं भरता। अब उसका हसद उसको खा न जाए। ही से उसके लिए दुआ करना। वो आखिर में जैसे रो पड़े थे। उसने तुझसे तेरा करियर छीन लिया। वो अभी बोल रहे थे कि नफीसा ने उनकी बात काट दी। उसने मुझसे मेरा करियर नहीं छीना। मुझसे मेरा करियर, मेरे ईमान की कमजोरी नहीं छीना है। इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी, ये सब तो अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन मैं लोगों से डर गई। मुझे लगा वो लोग मेरे बेटे को मार देंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर उमर की जिंदगी लिखी होगी तो वो लोग चाहे उसको गोली मारें या जहर दे दें, वो बच जाएगा। जरी और इन 10 लोगों का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे बेटे की बीमारी, मेरा अमेरिका जाना, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाना और वहाँ दयारे गैर में जाकर हिम्मत हार जाना और फिर शर्म से कभी वापस ना आना। वो तंजिया मुस्कुराई थी। लेकिन उन लोगों से एक गलती हो गई। बस एक गलती। अब उनकी आंखों में सर्द सा तासुर था और लहजे में तपिश थी। उन लोगों ने गलत औरत चुन ली। उन्होंने नफीसा हयात को चुन लिया। अब मैं उनको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे बाप के खून पसीने की कमाई से मैंने वकालत का इम्तिहान दिया था। बसों के धक्के, कई घंटों की भूख, ये सब मैंने इसलिए नहीं बर्दाश्त की थी कि एक दिन कोई भी ऐरा गैरा आएगा और मुझसे मेरा हक छीन लेगा। ना मैं ये होने ना मैं ये होने नहीं दूंगी। एक एक को घसीटूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। मेरे दिनों की अजियत का, मेरी रातों के अजाब का हिसाब मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी भाई, किसी एक को भी नहीं। उनको लगा था वो लोग मुझसे मेरा वाहिद रिश्ता जरी को छीन लेंगे और बस नफीसा हार जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता, मेरा वाहिद और मजबूत रिश्ता तो मेरे अल्लाह से है। और जिस इंसान का अल्लाह के सिवा कोई ना हो, उससे डरो। उसके कहर से डरो, उसकी नरमी से डरो, उसकी चुप से डरो, उसके बोलने से डरो। और जब उसको सताओ तो खुदा के अजाब से डरो। वो सर्द से लहजे में बोलकर खामोश हुई थी। तो क्या करने वाली है फीसे? वो बामुश्किल बोल पाए थे। नफीसा गहरा मुस्कुराई थी। वही जिसमें नफीसा माहिर है। मैं एक एक को कोर्ट में घसीटने वाली हूँ। वो बोलकर आसूदगी से आंखें मूंद चुकी थी। यूसुफ सुल्तान का कमरा उस वक्त बिखरा सा था। थोड़ी देर पहले सफीर और हालिक की रस्म के बाद घर के सारे अफराद एक एक करते अपने कमरों को चले गए थे। अब काफी के भाव उड़ाते मग्स थे, प्लेट में रखे ड्राई फ्रूट्स थे और दादा पोती की ना खत्म होने वाली बातें थी। यूसुफ सुल्तान बेड से टेक लगाए पैर लंबे किए नीम दराज थे, जबकि हाले आलती पालती मारे बैठी थी। कुछ देर पहले खुले हुए बाल अब ढीले जूड़े में बांध रखे थे। उसके चेहरे पे खुशी थी, उसकी आंखों में चमक थी। अच्छा, बाकी सब छोड़ें। दादा जान, आप ये बताएं कि चची जान और फुफ्फो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती थी? उसके लहजे में तजस्सुस था। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। फरवा और नगीन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पे जान देती थीं। उन्होंने बोलना शुरू किया था। हाले गौर से उनको सुन रही थी। उन्हीं दिनों मेरा भतीजा वहीद गांव से यहाँ पढ़ने आया था। मैंने उसको अपने घर में रख लिया। वह नगीन के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात फरवा से हुई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीद उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता। उसने मुझसे बात की। मैं फरवा के घर रिश्ता ले जाने को राजी हो गया। उन दिनों फरवा के भाई का रिश्ता नगीन के लिए आ गया। मैंने नगीन से इस बारे में बात की। उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। तभी अचानक से फरवा का इल्तफात वहीद से हटकर शम्स पे जा ठहरा। वो दोनों अक्सर मिलने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि वहीद और शम्स की एक दूसरे के साथ झड़प हो गई।
मैंने कई बार शम्स को समझाना चाहा, लेकिन वो जवान था, गर्म खून था। घर छोड़ने की बात कर देता और मैं हार जाता। इसी तरह एक दिन शम्स और फरवा बाहर मिलने गए और वहीद ने उनको देख लिया। वो जज्बाती सा बंदा था। उसने शम्स पे हाथ उठा दिया। बस, फिर क्या था? फरवा ने उसी वक्त उसी जगह वहीद को थप्पड़ मारा और उसे ये कह दिया कि वो अब शम्स से शादी करेगी। फरवा ने ये सब पैसे के लिए किया था। सब जानते थे। वहीद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। दादा जान सांस लेने को रुके थे। हाले बेचैनी से आगे को हुई थी। फिर क्या हुआ, बताएं ना दादा जान। होना क्या था? शम्स और फरवा की शादी हो गई और नगीन को फरवा से सख्त नफरत। वो उसको देखती तो मुंह फेर लेती। यहाँ तक कि उसने शम्स से भी बात करनी छोड़ दी थी और नगीन के भाई के रिश्ते को भी मना कर दिया। वह नगीन से बेतहाशा मोहब्बत करता था, लेकिन नगीन की यही रट थी, मैं इस खानदान में शादी नहीं करूंगी। सांप के बिल से सांप ही निकलता है। वो बेचारा नीम पागल सा हो गया था नगीन की मोहब्बत में। हर रोज वो हमारे दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता और नगीन से माफी मांगता, एक ऐसी गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था। फरोआ को अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत। उसने नगीन के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन वो टस से मस ना हुई। नगीन की यह बहुत बुरी आदत थी। वो जब किसी जिद पे अड़ जाती तो चाहे गलत भी होती तो इस जिद को छोड़ती न थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, नगीन ने वहाज से शादी कर ली और उसके अगले हफ्ते फरवा ने ज़बरदस्ती अपने भाई की शादी कहीं करवा दी। लेकिन वो बेचारा बमुश्किल चंद ही महीने जी सका। नगीन की मोहब्बत जानलेवा थी। वो जब मरा तो उसके मुंह से खून निकलता और नगीन का नाम निकलता। फरवा उसके बाद से नगीन से इस दर्जे मुतनफिर हो गई कि नगीन को देखती तो खुद को कमरे में बंद कर देती या चीखने चिल्लाने लगती और नगीन को गालियां बकती। लेकिन इन सब में फुप्पो का कोई कसूर तो नहीं था। उनकी शादी है, उनकी मर्जी, वो जिससे चाहे करें। चाची को भी कुछ सोचना चाहिए था। वो उनकी बात के बीच में बोली थी, बेटे, जब किसी का कोई अजीज मरता है ना, तब वो गलती और कसूर नहीं देखता। वो कोई ऐसा बंदा ढूंढता है जिसको इल्ज़ाम दिया जा सके। जैसे नगीन ने वहीद की मौत का इल्ज़ाम फरवा को दिया, उसी तरह फरवा आज भी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार नगीन को समझती है। वो उससे नफरत करती है, बेतहाशा बेअंदाज नफरत। ये मैं जानता हूँ और नगीन जानती थी। और मैं, मेरा क्या कसूर? मुझसे क्यों चिढ़ती हैं वो? क्योंकि तुम नगीन जैसी हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा हर अंदाज नगीन जैसा है। तुम्हें पता है, फरवा ने नगीन की मौत पे एक आंसू तक नहीं गिराया, बल्कि उस हफ्ते उसने कच्ची बस्ती में जाकर देगे बांटी थी। तुम सोचो जरा, अंदाजा करो उस नफरत का जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले। जब नगीन की तलाक हुई थी ना, उस दिन फरवा ने एक पूरी बेकरी की मिठाई खरीद कर हर आते जाते को बांटी थी। मैं फरवा के सब राज जानता हूँ। मुझे उसके बारे में वो भी पता है जो कि फरवा खुद भी नहीं जानती। आपने उनको कुछ नहीं कहा? मरने वाली और तलाक याफ्ता आपकी बेटी थी। हालांकि लहजे में अफसोस था, जबकि यूसुफ सुल्तान की आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थीं। अगर वहां चौहड़ा मरता तो मैं भी देगे बांटता। अगर उसको कोई भी तकलीफ होती तो मैं भी मिठाई बांटता। महर की पैदाइश के बाद वहाज सुधर गया था, लेकिन मैंने उसको कभी माफ नहीं किया। मेरे लिए वो सारी जिंदगी वही वहाज रहा जिसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया था। मैं जब जब उसको देखता था मेरा खून खोलता था। जब मैं अपनी नफरत पे काबू नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं दूसरों को दर्द देता फिरूं। अल्लाह, कैसी हिटलर फैमिली में पैदा हो गई मैं। बस मरने मारने की बातें। मैं तो जा रही हूँ भाई। वो मुट्ठी में ड्राई फ्रूट्स भरती बेड से उतरती बोली थी। दादा जान उसको देखकर मुस्कुराए थे। उस वक्त न जाना फरवा का गम ताज़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खोलती हाले को पीछे से हाँक लगाई थी। नरम लोहे पे चोट मारने का तो अलग ही मजा है। वो मुड़े बगैर कहती बाहर निकल गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। यूसुफ सुल्तान के कमरे से आने के बाद परवा अब तक एक ही पोजीशन में बैठी थी। उनको यकीन नहीं आता था कि जो अभी कुछ देर कबल हुआ वो सब एक हकीकत थी। उनकी आंखें पतराई हुई थीं। उनमें गुस्सा था, शौक था। उनको रह रहकर महर पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उनकी बातें पलट गई। वो अब तक शौक में थी कि वो छटांग भर की लड़की हाले किस तरह उनको मात दे गई। सदमा शदीद था। उसी वक्त उनके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वो इसी तरह बैठी रही, मुड़कर देखा तक नहीं। लेकिन वो उस चाप को पहचानती थी, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। चची, मैं आ जाऊं? वाद खुले दरवाजे पे खड़ी पूछ रही थी। हाले, मैं कम से कम इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो मुड़े बगैर बोली थी। लेकिन मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपसे माफी मांगने और सुलह करने। सब सॉर्ट आउट करते हैं ना। कब तक आप इस तरह मुझसे चिढ़ती रहेंगी?
वो बोलती हुई फरवा के पास आकर बैठ गई थी। उसका लहजा हल्का फुल्का सा था, जैसे उन दोनों के दरमियान किसी गुड्डे गुड़िया की से लड़ाई हुई हो। फरवा ने पूरे का पूरा घूम कर उसको देखा था। मुझे तुमसे चिढ़ नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। इतनी कि अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो मेरी आंख से आंसू ना निकले। इतनी कि अगर कोई तुम्हें मेरे सामने जिंदा जला डाले तो मैं उसको रोकूं ना। वो उसके पास उसके बहुत करीब बैठी घुरा रही थी। हाले का सांस सीने में अटका था, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। चले छोड़ें ये नफरत मोहब्बत। मुझे ये बताएं, आप इस रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरी और सफ़ीर की शादी आपकी मर्जी के बगैर हो। आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सिर्फ लफाजी नहीं है, आई मीन इट। उसका लहजा सादा था और खुलूस। उसे चंद हमें पहले वाली फरवा की बात का असर जायल करना चाहा। वह झगड़ा करने नहीं आई थी। फरवा उठ खड़ी हुई और उनकी आंखों में ऐसा सर तासुर था कि खुदा की पनाह। मैं बताऊं तुम्हें क्यों कर रही हूँ मैं इस रिश्ते की मुखालफत? क्यों हूँ मैं इसके खिलाफ? क्योंकि मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना, मुझे तुम्हारी मकरूह शक्ल फुप्पी याद आ जाती है। और मेरा जी चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। मेरी फूफा के बारे में इस तरह बात मत करें चाची। हाले ने उनको टोका था। और बताओ, तुम दोगली हो हाले। तुम गोल्ड डिगर हो। पहले हारून को दोस्ती का झांसा दिया और कई साल उसके पैसों से ऐश करती रही। और जब शादी की बारी आई तो तुमने शहर का एक बेहतरीन बिजनेसमैन फांस 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 लिया। तुम उस हारून के साथ सारा दिन सड़कों की खाक छान सकती हो, उसके साथ शहर के एक एक रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हो, लेकिन शादी नहीं। शादी तुम उससे नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? पागल हूं मैं? चची, आप इस तरह मेरे किरदार पे बात नहीं कर सकती। मैं आपको ये हक नहीं देती। मैं यहाँ सुलह करने आई हूँ। आप बात बढ़ा रही हैं। तीसरी वजह बताऊं? वो तो जैसे उसकी सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारी माँ के खानदान में औलाद होती ही नहीं। और अगर किसी की हो भी जाए तो 10-15 साल तो के ही नहीं गए। क्या मेरे बेटे को भी औलाद रखने का इरादा है? तुम्हारी माँ ने 10 साल बाद औलाद पैदा की। तुम कितने साल लगाओगी? 15 या 20? बल्कि ऐसा करना, सफीर के बच्चों को मेरी खबर पे ले आना, वहां खेल लेंगे मुझसे। वो जख्मी नागिन की तरह फनका रही थी। हाले का दिल जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। ऐसे तो ना कहें, ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में होता है। अम्मा की बस की बात तो नहीं थी ये। अरे रहने दो तुम। तुम्हारी माँ को शादी के पहले हफ्ते ही तलाक हो गई थी। अब मेरे बेटे के लिए ऐसी बदनस्ली बदकिरदार औरत बच्ची है। तुम्हें घर लाऊंगी मैं। जैसी बदकिरदार तुम्हारी माँ थी वैसी ही। हाले झटके से अपनी जगह से उठी थी। बस, बहुत बोल चुकी आप और बहुत सुन चुकी मैं। अब अगर आपके मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं भूल जाऊंगी कि आपके साथ मेरा क्या ताल्लुक है। अगर मेरी माँ और मेरा किरदार साफ नहीं, तो आज आपके किरदार की भी बात कर ही लेते हैं। आप वही है ना, जिन्होंने पैसे की लालच में एक भाई से रिश्ता तोड़कर दूसरे भाई से जोड़ लिया था। दो भाइयों को एक दूसरे से मुतनफिर कर दिया। यहाँ तक कि उनमें से एक ने खुदकुशी कर ली। आपकी अपनी दोस्त ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप किरदार की अच्छी नहीं थी। लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती थी। चलो ये सब तो आपकी शादी के पहले के किस्से हैं ना। आपने शादी के बाद क्या किया, मैं याद दिलाऊं? वो आंखों में गजब लिए उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आपको ये बताऊं कि क्यों शम्स चचा को आपकी इस मकरूह शक्ल से भी नफरत है? क्योंकि उनके कान के पास झुकी थी, आवाज सरगोशी जितनी धीमी कर ली। क्योंकि 20 साल कबल शम्स चचा ने आपको एक जापानी बिजनेस टाइकून के साथ होटल के कमरे में ऐसी हालत में देखा था कि जबान को बयान करने की तौब नहीं, लफ्जों को मफहूम देने की जुर्रत नहीं। उस दिन से लेकर आज तक इस घर में शम्स चाचा की नजरों में आपकी हैसियत 2 टके की भी नहीं रही। इसलिए कहती हूँ कि चची बदकिरदार लोगों को चाहिए किसी दूसरे की किरदार की बात ना करें। वो बोलकर पीछे हटी थी, जबकि फरवा के कांटों तो लहू नहीं बदन में। उनका रंग निचड़ गया था। उनका चेहरा सफेद था, लट्ठे की मानंद सफेद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाउ डेयर यू लिटिल बिच! वो बहुत देर बाद फनकारी थी। चिल्लाए मत चाची। वो उनसे ज्यादा तेज आवाज में धाड़ी थी। जिनका अपना माजी दागदार हो, उनको चाहिए कि दूसरों की हाल पे तबसरा ना करें। उसका लहजा ठंडा था, बर्फ जैसा। तुमने मुझे तन्हाई में जलील किया है। मैं तुम्हें महफिल में रुसवा करूंगी। तुम मेरा दागदार माजी उठाकर लाई हो ना, मैं तुम्हारे हाल को जिल्लत का निशाना बना दूंगी। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी।
तुम से वो छीनूंगी जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम्हारी किस्मत अब से मैं लिखूंगी हाले, और मैं तुम्हारे बख्त में वो जिल्लत लिखूंगी कि तुम मर कर भी इस दाग को धो नहीं सकोगी। याद रखना। वो हाले के बिल्कुल करीब खड़ी दबा दबा सा गुर्रा रही थी। उनके लहजे में काट सी थी, जबकि हाले दोनों हाथ सीने पे बांधे खामोशी से उनको सुनती रही। और जब बोली तो बस इतना, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो जिल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। वो बोलकर रुकी नहीं थी। दरवाजा ठा की आवाज से मारती कमरे से निकल गई थी। फरवा को यूं लगा था जैसे ये दरवाजा उनके मुंह पे मारा गया हो। उनके जिस्म का सारा खून निचड़कर उनके चेहरे पे आ चुका था। अजियत सी अजियत थी, जिल्लत सी जिल्लत थी। आज उस छोटे से ढाबे पे होने वाली मुलाकात को 3 साल बीत चुके थे। नफीसा ने अपने लाइसेंस की बहाली के लिए केस दायर कर दिया था। उसके बाद उनको 3 सालों के लिए अदालत के धक्के खाने पड़े थे। कई सबूत इकट्ठे करने पड़े थे। कई सफ़र तय करने पड़े थे। ऐसे में उमर की सारी जिम्मेदारी उनके भाई रहमान पे आ चुकी थी। उसको स्कूल से लाना, लेकर आना, उसके बाकी छोटे मोटे काम वही करते जब तक नफीसा घर ना आ जाती। 3 साल की लंबी ख्वारी के बाद आज उनके केस का फैसला हो गया था। नफीसा हयात को बेगुनाह करार देकर उनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। इस सारे अरसे में उसकी सारी जमा पूंजी इस केस पे लग चुकी थी, लेकिन बिला आखिर वो आज़ाद थी, बेगुनाह थी। उस वक्त वो अपने कमरे में बेड पे बैठी उमर को होमवर्क करवा रही थी। उमर अब काफ़ी बड़ा हो गया था। उसका कद निकल आया था। सेहत भी अच्छी खासी थी। उसकी स्याह आंखें मजीद चमकदार और जहीन हो गई थी। लेकिन उसकी जिद और हठधर्मी आज भी वैसी ही थी। वो आज भी अपनी मर्जी ही करता था, चाहे उसको 1000 बार रोका जाए। वो बेड पे बैठा खामोशी से अपना होमवर्क कर रहा था जब रहमान एक धार से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुए। वो बेहद गुस्से में लगते थे। फीसे, ये मैं जो सुनकर आया हूँ, क्या ये सब सच है? वो बमुश्किल खुद पे काबू रखते बोले थे। पहले ये तो पता लगे आपने सुना क्या है। वो मुतमईन सी बोली थी। तूने इस्तीफा दे दिया? और अगर यही करना था तो क्यों इतने साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए? क्यों खुद को ख्वार किया? इतने पैसे बर्बाद किए? या अल्लाह, फीसे तो कैसे इतनी बेवकूफ़ हो सकती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे मुझे। उनका बस नहीं चलता था कि अपने बाल नोच डाले। उमर ने कॉपी पे झुकी नजरें उठाई थी। उसकी नजरों में नागवारी थी। आप मुझे लिखने देंगे या मैं बाहर चला जाऊं? उसके लहजे में बदतमीजी नहीं थी, वो बस पूछ रहा था। वो वाकई बस पूछ ही रहा था। चल निकल इधर से। आया बड़ा मामे को आंखें दिखाता है। उन्होंने झिड़का था। अम्मा, अपने भाई से कहें झूठ ना बोलें। मैंने आंखें नहीं दिखाई। बेटे, आप बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ओके? वो नरमी से बोली थी। ओके। उसने खिलाफ मामूल आज जिद नहीं की थी। खामोशी से उठकर चला गया था। भाई, मैं ये नहीं कर सकती थी। मुझे खुद से शर्म आने लगी थी। इस बार अगर उम्र की बीमारी वजह बनी थी तो अगली बार कुछ और वजह बनती। मैंने इस पेशे का तकद्दुस पामाल किया था। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं दोबारा उस अदालत में कदम रखती। उस लड़की के कत्ल में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। अगर मैं लोगों से खौफ न खाती और उम्र की ज़िंदगी और मौत को अल्लाह के हाथ में दे देती तो ये सब ना होता। कभी भी ना होता। मैंने जो कुछ किया है उसकी सजा खुद को इसी सूरत दूंगी। अल्लाह को छोड़कर उसके बंदों से डरने वालों के साथ यही होता है। ये मेरी सजा है। प्लीज मुझे इसको भुगतने दे। उनका लहजा सादा सा था। रहमान के कंधे ढीले पड़े थे। फिर क्या करेगी तू फीसे? क्या घर बैठी रहेगी? अब के उनका लहजा फिक्रमंद सा था। नफीसा मुस्कुराई थी। मैं घर बैठने वाली में से नहीं हूँ भाई। जो घर मैंने उम्र और अपने लिए लिया था, कल उसको बेच आई हूँ। और उसकी जगह मैंने एक जिम के मालिक से बात की है। वो उस जगह को बेचने के लिए राजी है। मैं वहाँ लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस अरेंज करूँगी। मैं उनको ऐसा ट्रेन करूँगी, उनके लिए ऐसे कोच रखूँगी कि वो 5-5 दरिंदों का अकेले मुकाबला कर सकें। मैं एक लड़की को नहीं बचा सकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि किसी और को उस जुल्म से बचा सकूँ। मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करूँगी, और यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। और तुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपनी बच्चियों को ऐसे कराटे क्लास लेने भेजेंगे? किस खुशफहमी में रह रही है तू? यहाँ लोग अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते, इस डर से कि कहीं वो हाथ से ना निकल जाएं, कहीं उनको पढ़ लिख कर पर ना लग जाएं। और तुझे लगता है कि वहाँ लड़कियाँ कराटे क्लासेस लेने आएंगी? तो अपनी अकल किधर बेचाई है फीसे? वो अफसोस से पूछ रहे थे। मैंने कब कहा कि लड़कियां वहाँ कराटे क्लास लेने आएंगी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी।
लड़कियां वहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने आएंगी, लड़कियां वहाँ कुकिंग क्लासेस लेने आएंगी, लेकिन मैं वहाँ उनको वही सिखाऊंगी जो मैं चाहूंगी, जिसके लिए मैंने वो जगह खरीदी है। वो चमकती आंखों के साथ बता रही थी। मतलब तू लोगों को धोखा देगी, और अगर किसी ने घर जाकर बता दिया तो वो क्या करेगी? फीसे, देख मत पड़ इन कामों में। उन्होंने जैसे बात रखना चाहा। मैंने कब कहा कि मैं किसी को धोखा दूंगी? वहाँ कुकिंग क्लासेस ही होंगी, वहाँ सिलाई क्लासेस भी होंगी, लेकिन इसकी फीस होगी, और जो मैं करवाना चाहती हूँ वो मुफ्त में होगा। वहाँ आने वाली हर लड़की, हर औरत सिलाई और कुकिंग पे कम ध्यान देगी, और सेल्फ डिफेंस क्लास पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि मैं औरतों की फितरत से वाकिफ़ हूँ। मुफ्त का अगर जहर भी दे दो तो औरतें घर ले जाएंगी, ये सोचकर कि चूहे मारने के काम तो आ ही जाएगा। औरतों को मुफ्त की चीज़ें फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रही। साफ-साफ अल्फाज में बता दे मुझे। वो ओले से गए थे। देखिए, आपने बाज़ार में औरतों को देखा होगा। जहाँ भी, जिस भी दुकान के सामने सेल लगी होगी, औरतों का सबसे बड़ा हजूम वही होगा। हालाँकि सेल में रखे कपड़े इतने बेकार होते हैं कि 2 धुलाइयों में ख़राब हो जाएँगे। वो सेल में रखा हुआ 1000 वाला जोड़ा तो ले लेंगी, लेकिन दुकान में रखा 1500 वाला सूट लेते उनकी जान जाएगी। हालाँकि वो ज़्यादा पायदार भी होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि औरतें बेवकूफ़ या लालची होती हैं। वो बस कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें चाहती हैं। वो तादाद चाहती हैं, मयार नहीं। अब जब उनको कुकिंग और सिलाई क्लासेस के साथ फ्री जिम भी मिलेगा, तो आप देखिएगा कैसे और कहाँ-कहाँ से लड़कियाँ और औरतें आएँगी। लेकिन इस सब से तुझे क्या फ़ायदा होगा? तेरा तो घर भी बहुत मुश्किल से चलेगा। उमर का स्कूल, इसके बाकी अखराजात, वो सब कहाँ से पूरे होंगे? मुझे फ़ायदा नुकसान नहीं चाहिए। मैं बस कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। और उमर के स्कूल और बाकी अखराजात के लिए मुझे एक लॉ कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। सब मैनेज हो जाएगा। परेशान मत हो आप। वो तसल्ली देते हुए बोली थी। और वो मुतमईन भी हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब नफीसा उनको गेट तक छोड़ने गई तो वो रुके, हिम्मत जमा की और बोलना शुरू किया। फीसे, तू रोज़े के लिए दुआ करना, वो ठीक हो जाए। बस तेरी दुआ में बड़ा असर है। बस ये फालिज उसकी जान छोड़े, कसम से मेरे बच्चे रुल गए हैं। उनके लहजे में शर्मिंदगी और दुख था। मैं दुआ करूंगी। वो उनकी तरफ देखे बगैर बोली थी। उन्होंने कह दिया, मतलब वो दुआ करेंगी। अवाइल अप्रैल के दिन थे। हब्स और गर्मी अपने अरूज पे थी। शाम के 6 बजे का वक्त था। महराज सुल्तान कंपनी के ऑफिस में पावर चेयर पे बैठे मैनेजर को कोई हिदायत दे रहे थे। जब उनका सेक्रेटरी फरहाद बिना नॉक किए ऑफिस रूम में दाखिल हुआ, उसकी रंगत उड़ी हुई थी। उसने कुछ बोलने को मुंह खोला था कि मैनेजर को देखकर खामोश हो गया। महराज सुल्तान ने नगवारी से उसको देखा था और मैनेजर को बाहर जाने का इशारा किया था। उस अधीर उम्र मैनेजर के जाने के बाद उनका रुख अब फरहाद की जानिब था। हाँ तो मिस्टर फरहाद गफार, आप ये बताना पसंद करेंगे कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आप बिना नॉक किए मेरे ऑफिस में आ गए? एथिक्स हैं आपके अंदर या नहीं? उनका लहजा ऊंचा नहीं था, उसमें बस नागवारी थी। शम्स सर ने हेवन से मुल्हिका सारी ज़मीन मिर्ज़ा साहब को बेच दी है। आज सुबह ही मुझे उनकी सेक्रेटरी ने इतला दी है। सर, सब खत्म हो गया है। वो लोग एक बार वहाँ आ गए तो सारी जगह का सुकून खराब कर देंगे। वो हेवन को बरज़ख से भी बदतर बना देंगे। कुछ कीजिए सर। वो सख्त परेशानी के आलम में बोले चला गया, जबकि महराज सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हाथ कांपने लगे थे। उनका बीपी हाई हो गया था। शम्स कहाँ है? वो बदिक्कत बोल पाए थे। वो बाहर मुलाजमीन के साथ हैं। थोड़ी देर पहले ही इस्लामाबाद से आए हैं। फरहाद ने इत्तला दी थी। महराज सुल्तान एक झटके से अपनी जगह से उठे थे। उनका चेहरा गैज़ व गज़ब की तस्वीर लगता था। अपने ऑफिस का कमरा एक धार से खोलते वो सीढ़ियाँ उतरते जा रहे थे। वो ये तक भूल गए थे कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने से उनका सांस फूल जाता है। उनको लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उनको कुछ याद नहीं था। शम्स सुल्तान हाले और सफ़ीर की मंगनी की रस्म के बाद अर्जेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए थे, और आज 2 दिन बाद उनकी वापसी हुई थी। उस वक्त वो कुछ मुलाजमीन के हमरा कंपनी के गेट पे खड़े थे। उनकी गाड़ी तैयार थी। वो शायद कहीं जा रहे थे, लेकिन किसी मुलाजिम की बात सुनने रुक गए थे। उसी वक्त महराज सुल्तान हामते हुए उन तक पहुंचे थे। शम्स उनको देखकर मुस्कुराए थे। महराज मुस्कुरा भी नहीं सके। हमें बात करनी है शम्स, अंदर चलो। उनका लहजा संजीदा था। भाई, मैं आपको ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो बहुत खुश नजर आते थे। सब इधर आ जाओ, यहाँ आओ सब, बात सुनो मेरी। उन्होंने बावाज़ बुलंद सब मुलाजमीन को अपने करीब बुलाया था। एक एक करके सब जमा होने लगे थे। थोड़ी ही देर में मजमा सा लग गया था।
भाई जान, मैंने ज़मीन का सौदा कर दिया है, वो भी मार्केट प्राइस से 3 गुना ज़्यादा में। वो जोश से बताते हुए उनके करीब आ गए थे। और आपको पता है, सफ़ीर की मंगनी की रात मैं उसे काम के लिए इस्लामाबाद गया था। मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था। आप देखिएगा, अब हम मुल्क के सबसे बड़े। और बस, उनकी बोलती ज़ुबान को यहाँ ब्रेक लगा था। चटाख की आवाज़ सारे हॉल में गूंजी थी। महराज सुल्तान लाल बहू का चेहरा लिए उनको देख रहे थे, जबकि शम्स सुल्तान अपने गाल पे हाथ रखे शाकी नजरों से उनको देखे जा रहे थे। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी जमीन का सौदा करने की? वो धाड़े थे। वो मैंने अपनी कमाई से बनाई थी, एक एक टका जोड़ जोड़ कर, अपने बच्चों का पेट काट काट कर। वो मेरी जमीन थी, मेरी। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी इजाजत के बगैर उसका सौदा कराओ? बोलो। मार्केट से 3 गुना प्राइस पे बेच आए हो ना? मैं उसको 1000 गुना ज्यादा पे भी ना बेचता। लानत हो तुम पे शम्स सुल्तान, लानत। जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन पे लानत हो। उनका चेहरा सुर्ख हो गया था, माथे पे पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। उनका शुगर लेवल हाई होने लगा था। सारे मुलाजमीन उनको देख रहे थे। कुछ की आंखों में अफसोस था तो कुछ की आंखों में इस्तेहजा। कुछ की जबानें मुख्तल थीं तो कुछ की जबानों में तबसरे। शम्स अभी तक शॉक्ड थे। उनको अब तक यकीन नहीं आता था कि ये वही ठंडे और नरम मिजाज महराज सुल्तान थे जो बड़ी बड़ी बातों को पी जाते थे, खामोश हो जाते थे, सब्र कर लेते थे। और आज इतनी सी बात पे सारे मुलाजमीन के सामने अपने छोटे भाई पे हाथ उठा लिया था। मुझे लगा था आप खुश होंगे। इतने अरसे से वो जमीन बिकी नहीं, और अब जब मैंने उसका सौदा किया तो 3 गुना ज्यादा में। इसके अलावा वो लोग हमें जमीन पे बनने वाले प्रोजेक्ट से 10% देंगे। और उस मायदे की कोई मुद्दत नहीं, ये हमेशा के लिए है भाई। हमारी नस्लें तक संवर जाती। वह शौक से बाहर आ चुके थे। अब उनकी आवाज में अफसोस था। वो जमीन इसलिए नहीं बिकी क्योंकि मैं खुद नहीं बेचना चाहता था। मुझे उसकी मार्केट प्राइस से 6% ज्यादा का प्रपोजल आ चुका है। और हमारी नस्लों की बात करते हो? दूसरों की नस्लें बेघर करके हमारी नस्ल खुश नहीं रह सकती शम्स। किसी की खुशियों की कब्र पे अपना महल तामीर करोगे तो ढह जाओगे, इसी महल समेत। वो ओल्ड होम की जमीन थी। शम्स, मैं अगले हफ्ते वहां काम शुरू करवाने वाला था। ये तुमने क्या कर दिया शम्स, ये तुमने क्या कर दिया? उन्होंने बकायदा अपना सर पकड़ लिया था। अभी शम्स कुछ कहते कि महराज सुल्तान की तबीयत खराब होने लगी। उनका सांस अटक रहा था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इनसे अपने कदमों पे ठहरा नहीं जा रहा था। शम्स ने आगे बढ़कर उनको सहारा दिया था। मुलाजमीन में से चंद एक ने उनकी मदद की थी और महराज सुल्तान को गाड़ी में बिठाया था। गाड़ी अब अस्पताल की जानिब रवाना थी। शम्स ने फौरन सफीर को कॉल करके अस्पताल पहुंचने का कहा था और खुद बार बार परेशानी से अपने बड़े भाई को देखते जाते। महराज सुल्तान ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने वालिद से अपना हिस्सा तलब कर लिया था, जो कि उनको मिल भी गया था, लेकिन आधा। उन्होंने उन पैसों से शहर के बीचों बीच कई एकड़ एकड़ जमीन पे फैली हुई जमीन खरीदी थी। उन्होंने अपना हिस्सा कारोबार के लिए मांगा था, लेकिन बाद में उन्होंने वही पेशा अपनाया जो कि उनको शुरू से पसंद था। वो जमीन 2 साल तक इसी तरह पड़ी रही और फिर 2 साल बाद महराज सुल्तान ने अपना बाकी हिस्सा भी ले लिया और उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया। असल में उन्होंने छोटे से पैमाने पे एक यतीम खाना बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने हेवन रखा था। आहिस्ता आहिस्ता उनके इस काम में बरकत होती गई। उनको डोनेशंस मिलने लगी और उन्होंने हेवन के साथ मुल्हिका ज़मीन पे उन्हीं यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवा लिया था। जब यूसुफ सुल्तान को इस बात का पता चला तो उन्होंने डोनेशन के तौर पे कुछ रकम देने की पेशकश की, जिसे महराज सुल्तान ने अपनी कुछ रकम मजीद शामिल करके शम्स के साथ कारोबार में लगा लिया। वो कंपनी से 25% फीसद हिस्सा लेते थे, जिसमें से 15% हेवन प्रोजेक्ट पे खर्च होता और बाकी 10 में से 5 वो अपने बच्चों पे खर्च करते और बाकी 5% का उन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया था। वो कहते थे वो 5% हकदारों को मिलता है। अब वो हकदार कौन थे, ये बात तो महराज सुल्तान ही जानते थे। कुछ अरसे से कामयाब रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले बरतानवी पाकिस्तान साथ साथ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ऑनर फ़हीम मिर्ज़ा ने उनसे हेवन खरीदने की बात की थी और महराज सुल्तान ने उसी वक्त शाइस्तगी से माजरत कर ली थी। लेकिन उस मोटे दिमाग के आदमी को यह साफ इनकार हजम नहीं हुआ था। अब वो बार बार कॉल्स करके हेवन को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर करते और महराज सुल्तान हर बार मना कर देते। कुछ अरसे से वो धमकियों पे भी उतर आए थे, लेकिन महराज ने खातिर ख्वाह असर नहीं लिया था। हेवन के बिल्कुल करीब उनकी कुछ ज़मीन अब भी खाली थी, जिस पे उन्होंने एक ओल्ड होम बनवाने का सोचा था। लेकिन थैंक्स टू शम्स सुल्तान, उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्या कुछ बर्बाद किया था, उनको अंदाज़ा भी नहीं था। तो आज की एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
इंशाल्लाह इसी पॉइंट से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास किसी नॉवल की रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे कवर करूँ, तो उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। तो आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।